सोचिए, एक बड़ी आलमी ताकत और वो भी तनाज़े शुरू होने के सिर्फ 17 दिन बाद ही जंग हार जाए। एक नए स्ट्रेटेजिक तज्जिये में बिल्कुल यही दावा किया जा रहा है कि अमेरिका मगरबी एशिया में जंग हार चुका है। आज हम इसी हैरान कुन दावे को जरा खोल कर देखेंगे और समझेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या वजूहात बताई जा रही हैं। तो आज हम इस तज्जिये को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले, ये जंग हारी हुई क्यों मानी जा रही है। फिर, आबनाए हुर्मुज़ की क्या अहमियत है। अमेरिका के पास फौजी ऑप्शंस क्यों नाकाम हो रहे हैं। इसके बाद वो पेचीदा सिफारती खेल जो चल रहा है, और आखिर में इस सब का मुमकिना अंजाम क्या हो सकता है। तो चलें शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से। आखिर ये दावा किस बुनियाद पर किया जा रहा है कि अमेरिका ये जंग हार चुका है। तो ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है, और ज़राए के मुताबिक ये सिर्फ कोई राय नहीं बल्कि ज़मीनी हक़ाइक़ को देखकर निकाला गया एक ठोस नतीजा है। तो आखिर वो कौन सी बातें हैं, कौन से हक़ाइक़ हैं जो इस नतीजे पर पहुंचा रहे हैं। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो है दोनों फरीकों के मकासद का फ़र्क। एक तरफ अमेरिका है जो जल्द अज जल्द इस तनाज़ुर से एक बाइज़्ज़त रास्ता निकालना चाहता है। दूसरी तरफ ईरान है जिसे रूस और चीन की सिफारती और फौजी हिमायत भी हासिल है, और वो सिर्फ जंगबंदी नहीं बल्कि एक मुस्तकिल हल चाहता है। और उनका सबसे बड़ा मुतालबा है मशरक़ वुस्ता से अमरीकी फ़ौज का मुकम्मल इनखिला, जो ज़ाहिर है अमरीका के लिए काबिल कबूल नहीं है। चलें अब ज़रा फ़ौजी सूरत हाल पर नज़र डालते हैं, ख़ासतौर पर एक ऐसी जगह जो इस पूरे तनाज़े का मरकज़ बनी हुई है, और वो है आबनाए हुर्मुज़। ज़राए के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ यानी वो तंग समंदरी रास्ता जहाँ से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है, उस पर अब कह लें कि एक तरह से ईरान का कंट्रोल है। मतलब ये कि ईरान ये फैसला कर रहा है कि यहाँ से कौन गुजरेगा और कौन नहीं। ये सूरत हाल अमरीका के लिए सिर्फ एक चैलेंज नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक शिकस्त मानी जा रही है। अच्छा, ये समझने के लिए कि ईरान ने ये सब किया कैसे, हमें एक फ़ौजी इस्तिलाह समझनी होगी, A2/AD यानी एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल। ये एक ऐसी दिफाई हिकमत अमली है जिसका मकसद होता है दुश्मन को एक ख़ास इलाके में दाखिल होने या वहाँ मौसर तरीके से काम करने से ही रोक देना। और ये हिकमत अमली सिर्फ कागज़ पर नहीं है। इस तज्ज़िये के मुताबिक ईरान ने कई दहाइयों में खलीज फारस के कम गहरे पानियों में ज़ेरे ज़मीन सुरंगें बनाकर अपनी A2AD सलाहियतों को बहुत मजबूत किया है। इन सुरंगों से लंबी रेंज वाले एंटी शिप मिसाइल फायर हो सकते हैं। इसके अलावा स्मार्ट समंदरी बारूदी सरंगें, छोटी आबदोज़ें और मिसाइलों वाली तेज़ रफ्तार कश्तियाँ, ये सब मिलकर एक ऐसा नाकाबिले तस्खीर दिफाई निज़ाम बनाते हैं जो आबनाए हुर्मुज़ से लेकर पूरी खलीज फारस तक फैला हुआ है। तो अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ पर इतना मजबूत कंट्रोल कर लिया है, तो अमेरिका इस नाकाबंदी को तोड़ने के लिए क्या कर सकता है। ठीक है, ज़राए के मुताबिक ऑप्शंस कुछ खास अच्छे नहीं हैं। पहला ऑप्शन जो ज़ेरे गौर है वो है ईरान के किर्क जजीरे पर एम्फीबियस लैंडिंग यानी समंदर के रास्ते हमला। ये जजीरा इसलिए अहम है क्योंकि ईरान का 90% तेल यहीं से बरामद होता है। लेकिन मसला ये है कि इस जजीरे तक पहुंचने के लिए बहरी जहाज़ों को ईरान के पूरे A2AD जोन से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए इस ऑपरेशन को खुदकुश करार दिया गया है, और अमेरिका के इत्तेहादियों ने भी इसमें मदद देने से इनकार कर दिया है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है स्पेशल फोर्सेस को हवाई जहाज से जजीरे पर उतारना। लेकिन यहाँ भी लॉजिस्टिक्स का एक पहाड़ खड़ा है। इन फोर्सेस को सप्लाई कैसे पहुँचेगी, इनकी हिफाजत कैसे होगी, ये मंसूबा भी अमली तौर पर नामुमकिन लगता है। और फिर तीसरा और सबसे गैर हकीकी ऑप्शन, ईरान पर ज़मीनी हमला। माखिज़ साफ साफ कहता है कि ईरान इराक नहीं है। ईरान का बहुत बड़ा रकबा, उसके पहाड़ी इलाके और 10 लाख की मजबूत फ़ौज के साथ एक बहुत बड़ी मिलिशिया, ये सब मिलकर इसे एक इंतहाई मुश्किल हदफ बनाते हैं। तो जब फौजी ऑप्शंस काम नहीं कर रहे तो फिर सारा जोर सिफारतकारी पर आ जाता है, और यहाँ तो कह लें कि शतरंज की बाजी और भी पेचीदा हो जाती है। ज़राए के मुताबिक अमेरिका अब सिफारती महाज पर दबाव बढ़ा रहा है। वो नेटो को यूक्रेन में की गई मदद की याद दिला रहा है, और यहाँ तक कि चीन से भी मदद मांग रहा है। ये सारे इकदामात इसकी बढ़ती हुई मायूसी को ही जाहिर करते हैं। अब इस पेचीदा खेल में एक बहुत अहम खिलाड़ी है सऊदी अरब, जो ज़राए के मुताबिक एक दोगली या कह लें कि दो तरफा पॉलिसी पर चल रहा है।
ایک طرف تو دیکھیں وہ امریکہ سے F-35 طیارے خریدتا ہے اور اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرتا ہے، لیکن پھر دوسری طرف وہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا بھی حصہ ہے اور برکس میں شامل ہونے پر بھی غور کر رہا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ سعودی عرب اپنے مفادات کو سب سے اوپر رکھ رہا ہے، چاہے اس کے لیے اس سے دونوں بڑی طاقتوں کے ساتھ ہی کیوں نہ کھیلنا پڑے۔ تو آخر اس سب کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ اس تجزیے میں ایک ممکنہ حل پیش کیا گیا ہے جو خطے کی پوری تصویر بدل سکتا ہے۔ یہ تجزیہ ایک چونکا دینے والے ممکنہ حل کی طرف اشارہ کرتا ہے، چین اور روس کی ثالثی میں ایک نیا معاہدہ، اور اس کا مقصد صرف تنازع ختم کرنا نہیں بلکہ مغربی ایشیا سے امریکی فوجی اڈوں کو ہی ختم کرنا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا ڈومینو اثر پوری دنیا میں امریکی اتحاد کو کمزور کر سکتا ہے اور خطے میں ایک نیا سیکیورٹی نظام قائم ہو سکتا ہے جس کی قیادت چین اور روس کے ہاتھ میں ہو۔ تو یہ ساری بات ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے، جیسا کہ یہ ماخذ تجویز کرتا ہے، اگر چین اور روس جیسی طاقتیں امریکہ کے بغیر علاقائی سیکیورٹی کے مسائل حل کر سکتی ہیں تو پھر نیٹو جیسے روایتی فوجی اتحادوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جو آنے والے وقت میں بین الاقوامی تعلقات کی شکل و صورت طے کر سکتا ہے۔